अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ बिज़नेस मैथमेटिक्स के कोड 1429 और 1504 क्लास बीए, एडीए, बीएड, बीएस के एक पास्ट पेपर के पहले 4 क्वेश्चन शेयर किए थे। अभी इस वीडियो में लास्ट 4 पार्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन डिफरेंट कॉन्सेप्ट के रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इनइक्वालिटीज़ वाला है, इक्वेशंस वाला है। सेकंड क्वेश्चन मैट्रिसेस में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन में हमने 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं और इसमें से हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 मैट्रिसेस को इसका प्रोडक्ट लेके इनको मल्टीप्लाई करके मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये लिमिट वाला है और इससे पहले ये प्रोबेबिलिटी। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, प्रोबेबिलिटी और लिमिट वाला क्वेश्चन है। ये अब फंक्शन वाला क्वेश्चन है और इसके बाद जी इसमें दोनों पार्ट जो है इस फंक्शन के रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 फिर हमारे पास मैट्रिसेस वाला है। इसको जो तरीका हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में यूज़ किया था वही यहाँ पे यूज़ करके मैट्रिसेस के को फैक्टर के तरीके से हमने इन्वर्स इसका निकालना है। उसके बाद फिर ये हमारे पास एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है और लास्ट पे भी हमारे पास फंक्शन वाला क्वेश्चन है। अब ये सारे क्वेश्चन डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके यहाँ पे हैं और इसमें अगर आप एक दफ़ा इन सारे किसी भी पास्ट पेपर से डिफरेंट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट एक दफ़ा समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आगे इसी के रिलेटेड होते हैं। इसी के बस यहाँ पे वैल्यूज़ नंबर्स वगैरह चेंज किए गए हैं, बाकी सारे इसी के रिलेटेड होते हैं। और एक दफ़ा आप कॉन्सेप्ट इसका समझ लेंगे तो आपके लिए ये करना आसान हो जाएगा, ये मुश्किल नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि आप अगर एक क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने से गलतियाँ निकलती हैं और गलती से इंसान सीखता है। जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को, कोई ना कोई मिस्टेक आपकी निकलती रहेगी, फिर फाइनल एग्जाम्स में आपकी कोई गलती नहीं होगी। आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे थे पहले। अब वहाँ पे उस जगह पे आप मोहतात रहेंगे, अच्छे से वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अगर आपको एग्ज़ाम्स में सिर्फ पासिंग मार्क्स लेने हैं तो आप ये पास पेपर के सोल्यूशन वाले वीडियोस देख के पेपर पास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे ग्रेड्स चाहिए, आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है, अब इसमें से टोटल 8 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं तो हमें 5 सॉल्व करने होते हैं। अगर आप इसमें से बुक में से 5 भी चैप्टर अच्छे से कर लेंगे तो आप अपना पूरा पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें के बाद ये इस पास पेपर के बाद नेक्स्ट वीडियोज़ बुक के रिलेटेड बनाएंगे, चैप्टर वाइज आपको तैयारी करवाई जाएगी। इसमें सारे चैप्टर्स में से जो मेन चीज़ होगी उसका कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। जैसे ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पास पेपर में है तो फर्स्ट चैप्टर पूरा प्रोबेबिलिटी पे है। प्रोबेबिलिटी है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट आता है। उसके बाद रैंडम वेरिएबल्स पे ये पूरा चैप्टर है, इक्वेशंस पे है, लीनियर इक्वेशन, मैट्रिसेस। जैसे ये मैट्रिसेस में से अब 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये मैट्रिसेस का अब इसका प्रोडक्ट लेके इसमें से पहले इसका दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिसेस हैं, इसमें से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसके अलावा ये क्वेश्चन भी मैट्रिसेस के रिलेटेड है। इसको पहले मैट्रिसेस फॉर्म में करना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालना है। x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये थर्ड क्वेश्चन भी मैट्रिसेस से रिलेटेड है। यहाँ पे को फैक्टर के मेथड से हमने इन्वर्स निकालना है। ये भी मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन है, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये मैट्रिसेस वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है कि 3 क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। डिटर्मिनेंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। अब इसमें मैट्रिसेस ये टॉपिक वाइड है, इसको 2 चैप्टर में डिवाइड कर दिया है। इस तरह से पहले सिर्फ मैट्रिसेस, उसके रो कॉलम्स, उसका प्रोडक्ट, एडिशन, मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन, वो सब कुछ एक चैप्टर में कवर किया है। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट और इन्वर्स लेना, प्रोडक्ट लेना, ये सब कुछ दूसरे चैप्टर में उन्होंने किया है। आगे डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेविएशन, ऑप्टिमाइजेशन, इन टॉपिक के रिलेटेड अगर आप सारे वीडियोस देख के आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप ये पूरा अपना पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे। ये अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट 4 क्वेश्चन करवाए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। फॉर अ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस 10 फाइंड दोज ओपन इंटरवल्स ओवर विच द फंक्शन इज कनकेव अप कनकेव डाउन। अब ये जो हमें फंक्शन दिया गया है ये एक ग्राफ के ऊपर, इसको पहले मैं ग्राफ के ऊपर आपको बताती हूँ। अगर हम एक ग्राफ को लें तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। इसमें दरमियान में ज़ीरो न्यूट्रल होता है, जो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। इसके इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, -1 -2 -3 इस तरह से। अब उन्होंने हमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करने का बोला है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन और फाइंड दोज ओपन इंटरवल ओवर विच द फंक्शन इज कनकेव अप और कनकेव डाउन। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ बनाएं
तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो है कि जहाँ पे अगर अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो हम खुद से ग्राफ नहीं बना सकते, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर समझाऊँ तो अगर कुछ इस तरह की शेप आए, यहाँ पे जिस जगह से ये स्ट्रेट लाइन है उसके बाद यहाँ पे कर्व हो रहा है, यहाँ से मुड़ रहा है या इस तरह से अपनी शेप को चेंज कर रहा है, वो पॉइंट जहाँ पे इस तरह से वो अपनी शेप को चेंज करे, ग्राफ में इस तरह उसकी शेप चेंज हो रही हो, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। जिधर शेप को चेंज कर रहा है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कर्व कर्व अपनी शेप को चेंज कर रहा है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें तब फाइंड आउट होता है जब हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट हो। अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो के इक्वल आ जाए, सेकंड डेरिवेटिव जिस जिस पॉइंट पे जीरो के इक्वल होता है वहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, वो उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, वहाँ पे वो कर्व अपनी शेप चेंज कर रहा होता है। तो इसके लिए पहले हमें सेकंड डेरिवेटिव, इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट होना चाहिए। अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास होगा तो हम बता सकेंगे कि वो किस किस पॉइंट पे ज़ीरो है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। फिर जब हमें चेंज होने का पॉइंट पता होगा तो हम कनकेव अप और कनकेव डाउन के बारे में बता सकेंगे। कनकेव अप ऐसी कप शेप होती है, उस पर इस तरह से अगर कप की तरह शेप होगी तो वो कनकेव अप होगा। जिस जिस पॉइंट पे शेप इस तरह हो रही है कर्व की, वो कनकेव अप होगा हमारे लिए। और जिस पॉइंट पे हमारे पास शेप फ्रॉन की तरह इस तरह से होगी, वो हमारे पास कनकेव डाउन होगा। ये चीज़ हमें फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले तो हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता होना चाहिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता होने से पहले मैंने आपको क्या बोला है कि सेकंड डेरिवेटिव पता होना चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव जिस जिस पॉइंट पे ज़ीरो के इक्वल होगा वो पॉइंट हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। इसलिए हम इसके सोल्यूशन में सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सोल्यूशन, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव इस फंक्शन का, ये जो हमें फंक्शन दिया गया है इसका अगर हमने डेरिवेटिव मालूम करना है तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस 10। इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ना। डेरिवेटिव की ये साइन है, ये जो मैंने एफ के ऊपर ये छोटा सा साइन बनाया है, ये डेरिवेटिव का साइन है। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं इसलिए एक ही दफ़ा ये लगाएंगे, इसको डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से हम निकालने लगे हैं इसलिए यहाँ पे एक्स लिखा है और अंदर जो हमें फंक्शन दिया गया वो लिखेंगे। इस पे डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ इसकी जो पावर में होगा ऊपर वो स्टार्ट पे आएगा। इस पे सिर्फ अगर हम डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं तो ये स्टार्ट में आएगा। इसके साथ ये जो हमारे पास वेरिएबल है ये एज इट इज़ आएगा क्योंकि इसके लिहाज से और एक्स के लिहाज से, तो एक्स यहाँ पे एज इट इज़ आया। 4 में से इसकी पावर में से 1 को माइनस करेंगे, 4 माइनस 1 करें, 4 में से एक को निकाल दें तो यहाँ पे हमारे पास 3 बचेगा 3, 4x पावर 3 प्लस एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे भी वही सेम करना है कि ये जो पावर है यहाँ पे पावर को स्टार्ट में लेके आए थे, इस पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से पावर को स्टार्ट में लिखेंगे। एक्स पे क्योंकि ये डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है एक्स के लिहाज से है, एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब पावर में से 1 माइनस करेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे, 3 में से एक को निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया है। और जो कांस्टेंट होता है ये एक कांस्टेंट है, नंबर है, इसके साथ एक्स वेरिएबल या कुछ भी इस तरह का नहीं है, पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब इस तरह किसी कांस्टेंट का किसी नंबर का डेरिवेटिव उस पर डेरिवेटिव ऐसे कांस्टेंट पे अप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो के इक्वल हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स ये आ गया है, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब इससे हम आगे सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव अब ये नहीं करना कि आपने जो फंक्शन दिया गया उस पे करना है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास निकला है उसके ऊपर आगे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए ये एक दफ़ा ऐसे ये वाला साइन लगाया था, अब यहाँ पे 2 दफ़ा लगाएंगे क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी फंक्शन का आगे दोबारा अब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे ये 2 दफ़ा साइन लगाया है और ये वैल्यू लिखेंगे। एक्स के लिहाज से कर रहे हैं इसलिए इधर एक्स लिखेंगे और ये वैल्यू इधर अप्लाई करेंगे, 4x³ प्लस 3x²। इस वैल्यू पे अब हम लगा रहे हैं तो ये लिखेंगे। जैसे पहले इस पे अप्लाई करते हुए पावर शुरू में आई थी और फिर ये वेरिएबल आया था और उसके ऊपर पावर में से 1 माइनस किया था, सेम हमने ऐसे ही करना है। ये 4 ये एज इट इज़ आएगा, कोफिशेंट है ये एज इट इज़ आएगा क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई होता है ना, जैसे ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ था इसलिए ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो। एक्स यहाँ पे एज इट इज़ आएगा क्योंकि ये
एक्स के लिहाज से हो रहा था ना, तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये एज इट इज़ आएगा। 3 में से 1 को माइनस किया, पावर में से 1 को माइनस किया, तो यहाँ पे 2 एक्स मतलब कि एक्स स्क्वायर रह गया। 3 में से 1 माइनस कर दिया तो 2 बचा यहाँ पे, प्लस अब ये इसी तरह सेम ये चीज़ जो इसकी पावर में है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। ये 3 जो इसका कोफिशिएंट है ये यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और साथ में एक्स। इस 2 में से 1 को अगर माइनस करें तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। 1 यहाँ पे लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसका वही मतलब रहेगा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 3 टाइम 12 एक्स स्क्वायर ये एज इट इज़ आएगा, प्लस इस डॉट का भी मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 2 टाइम 6x। ये अब हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है। मैंने ऊपर बताया था कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमें वहाँ पे पता चलता है कि जहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे ज़ीरो के इक्वल आ जाए। सेकेंड डेरिवेटिव में फिर अब हम सेकेंड डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे ना, हम देखेंगे कि कहाँ पे किस किस पॉइंट पे ये ज़ीरो के इक्वल है। फाइंड वेयर सेकेंड डेरिवेटिव इज़ ज़ीरो। इसका मतलब है कि हम ये फाइंड करने लगे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव किस किस पॉइंट पे ज़ीरो है। उससे हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट पता चलेगा कि कर्व कहाँ पे मुड़ रहा है, किधर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है। अब इसको सेकंड डेरिवेटिव को 12x स्क्वायर प्लस 6x को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करें, इसमें से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन तो आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासेस से, वो सिखाई जाती है, उसका कॉन्सेप्ट तो होगा। इधर भी 6x है और इसमें भी एक 6 भी है हमारे पास और एक x भी है। अब यहाँ पर इसमें से 6x को हम कॉमन ले सकते हैं। 6x को अगर बाहर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, इसमें से अगर 6x निकल गया तो एक 6x इधर बच, सॉरी 6 2 टाइम 12 होता है, 6 2 टाइम 12 और एक x यहाँ पे बच गया, 6 2 टाइम 12 और एक x यहाँ पे बच गया। अगर ये वापस अंदर मल्टीप्लाई हो तो 6 2 टाइम 12 x और x की और वापस ये वैल्यू बना देगा ना, इसलिए इसमें से 6x हमने कॉमन लिया है, प्लस ये पूरी वैल्यू बाहर आ गई है ना 6x, इसकी जगह पे 1 बच जाएगा। ये दोनों अब 6x भी ज़ीरो के इक्वल है, 2x प्लस 1 भी ज़ीरो के इक्वल है। अगर इनको हम सेपरेट कर लें, 6x इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको अगर हम सॉल्व करें x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर 0 के साथ डिवाइड होगा, 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर 0 बन जाएगी। और इधर ये x इज इक्वल टू ये पॉजिटिव 1 है ना, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव 1 हो जाएगा। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव को अगर हमने 0 के इक्वल रखा है तो किस किस पॉइंट पे ये 0 के इक्वल आ सकता है। अगर हम फंक्शन में x इज इक्वल टू 0 रखें, x इज इक्वल टू -1/2, x अगर हमारे पास 0 हो या x हमारे पास -1/2 हो तो सेकंड डेरिवेटिव में सेकंड डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ सकता है। मतलब हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन कौन सा है, 0 और -1/2। 0 और -1/2 पे हमारे पास कर्व अपनी शेप चेंज करेगा, तो ये इसके लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। ये दोनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आए हैं हमारे पास। ये दोनों हमारे पास वैल्यूज़ x के लिहाज से, ये दोनों हमारे पास x के लिहाज से वैल्यूज़ आई हैं। अगर हमें y के लिहाज से y वैल्यूज़ भी अगर हमें देखनी है तो फिर हमें इसकी ये जो x की वैल्यूज़ हैं ये पुट करके फंक्शन में हम देखेंगे कि y के अकॉर्डिंग, y वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कहाँ पे ज़ीरो होगा, कहाँ फंक्शन 0 के इक्वल कहाँ पे आएगा, y वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा। y वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग देखने के लिए हम पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखेंगे कि हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं। नाउ फाइंड y वैल्यूज़ फाइंड कैसे कर रहे हैं, जस्ट प्लग इनटू f ऑफ x। मतलब कि जो ऊपर हमें f ऑफ x फंक्शन दिया गया था ना, उसी में वो वाली जो दो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट हुई हैं 0 और -1/2, वो उसमें रख के तो हम निकालेंगे। -1/2 अगर उस फंक्शन में हम रखते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या था, ये फंक्शन था ना हमारे पास x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस 10। इसमें सिंपल हम ये 0 और -1/2 को पुट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन क्या था, x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस 10। इसमें अगर हम -1/2 पुट करें, -1/2 पावर 4, ये -1/2 x की जगह पे हमने पुट कर दिया है, प्लस -1/2
क्यूब प्लस 10, हम इसको अगर इसमें पुट करें, इसको अगर हम कैलकुलेटर पे भी आप लिख सकते हैं, खुद से भी आप इसको 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करके अगर आप देख सकते हैं, इसके आंसर में आएगा 0.0625। ईजिली कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं। माइनस, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस और माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। बाहर या 1/2 का क्यूब लें तो हमारे पास आएगा 0.125 प्लस 10, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें से इसको अगर माइनस करें, 0.0625 माइनस 0.125 इज इक्वल टू, अब 0.0625 माइनस 0.125 प्लस 10, अभी इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी सिंपल एक साइड पे रफ में लिख के सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आंसर आएगा 9.9375। अब -1/2 रख के हमने ये किया था ना, इस फंक्शन में रख के ये आंसर निकाला है। अब इसी की जगह 0 रख के करते हैं, इस फंक्शन में 0 करते हैं तो x पावर 4 की जगह यहाँ पे 0 रखा है, पावर 4 प्लस x पावर 3, x की जगह पे 0 रखा है, और ये 10, ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा। 0 को जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करें 0 ही रहेगा, और ये प्लस 10 अगर इसमें करें तो ये 10, ये फंक्शन हमारे पास 0 अगर रखा है तो ये हमारे पास 10 आया। इसलिए हमारे पास फाइनली इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन से होंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या था हमारे पास, -1/2 अगर हमने रखा है तो 9.9375 आया ना, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है, -1/2 से 9.9375, एंड और दूसरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है, 0 से 0 to 10, ये हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं। और ये फंक्शन में इस तरह पॉइंट में अगर लिखने का मतलब होता है, ये हमारे पास x के तौर पे है, ये y x वैल्यू, ये y वैल्यू। या दूसरी चीज़ उन्होंने हमें बोली थी कि कहाँ पे जो कर्व है, जो शेप है वो कनकेव अप होगी और कहाँ पे कनकेव डाउन होगी। ये चेक करने के लिए कि कनकेव अप और कनकेव डाउन कहाँ पे है, हमें ये जो हमने फंक्शन निकाला है इसी में हम डिफरेंट नंबर हम इसमें से लेके हम पुट करेंगे फंक्शन में, और हम बताएंगे कि कहाँ पे कनकेव अप है और कहाँ पे कनकेव डाउन। जहाँ पे इनमें से फंक्शन अप्लाई करने पे उसमें x की वैल्यू पुट करने से हमारे पास 0 से ग्रेटर वैल्यू आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आए, वहाँ पे फंक्शन कनकेव अप होगा, और जहाँ पे 0 से लेस वैल्यू आए, नेगेटिव में वैल्यू चली जाए, वहाँ पे फंक्शन हमारे पास कनकेव डाउन होगा। अब हम इसमें से ही अगर कोई नंबर लें, हम 0 और -1/2 के दरमियान अगर हम कोई नंबर लें, चेक इन बिटवीन वैल्यूज़, कौन सी वैल्यूज़ के दरमियान में हम चेक कर रहे हैं, 0 और -1/2 के अगर दरमियान में चेक कर रहे हैं, 0 -1/2 मतलब ये x वाली हमने दोनों वैल्यूज़ ली है ना, 0 और -1/2 के दरमियान ये माइनस नेगेटिव वैल्यू है, 1 का हाफ लिखा हुआ है, नेगेटिव में 1 का हाफ, तो इससे पहले कौन सी वैल्यू आ सकती है, 1 आ सकती है, नेगेटिव 1 आ सकता है ना, -1 आ सकता है इससे पहले। इसलिए -1 x को -1 के तौर पे अगर हम ले रहे हैं, मतलब कि -1/2 से कौन सी वैल्यू पहले आ सकती है, -1 आ सकता है। तो हम -1 जो सेकंड डेरिवेटिव है हमारे पास, उसकी जगह पे अगर हम -1 पुट करें, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था पहले हम वो देखते हैं। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव था 12x² + 6x, इसमें हम यहाँ पे -1 पुट कर रहे हैं, मतलब कि x की जगह पे -1 पुट करेंगे 12, और ये x² की जगह -1² प्लस 6, ये वाला 6 हमने लिखा है, और इस x की जगह भी हमने क्या लिखा है, -1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 12, ये बताया था कि जो यहाँ पे इवन नंबर होगा इसकी वजह से ये साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, इसलिए ये +1 यहाँ पे बन जाएगा, प्लस 6 वन टाइम -6, 12 वन टाइम 12 प्लस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा। अब 12 - 6 इज इक्वल टू 6, ये 6 हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। मैंने बोला था जहाँ पे 0 से ग्रेटर वैल्यू आएगी उसका मतलब है वहाँ पे फंक्शन कनकेव अप है। इस पे अगर -1 पे अगर हम ये पुट करें तो हमारे पास फंक्शन कनकेव अप आएगा। इसी तरह अगर हम कनकेव अप एक हमने चेक किया है, अब हम अगर कोई एक नई वैल्यू लें, अगर हम जहाँ पे हमने -1 लिया था, इसी तरह अब हम -1/2
-1/2 एंड 0 के दरमियान में अगर हम कोई वैल्यू ले रहे हैं, अगर हम वैल्यू ले लें 0.25, नेगेटिव में नेगेटिव वैल्यू ले, नेगेटिव 0.25, अगर हम ये वैल्यू इसमें फंक्शन में पुट करें, सेकेंड डेरिवेटिव की जगह -0.25 एक्स की जगह अगर हम रखें तो ये 12 तो ये एज इट इज़ आएगा। एक्स यहाँ पे था ना, तो एक्स की जगह पे यहाँ पे हम लिखेंगे -0.25, इसका स्क्वायर लेंगे +6 -0.25, ये इसको आपस में अगर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे सॉल्व करें इसको 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 आगे अगर हम सॉल्व करें तो ये इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू का आएगी 0.25 पे इसकी वैल्यू आएगी। पहले इसका स्क्वायर लेंगे 12, इसको -0.25 का अगर स्क्वायर लेंगे, ये इवन नंबर है, इसकी वजह से ये साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और इसका स्क्वायर आएगा 0.0625 प्लस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये माइनस का साइन इसको भी पॉजिटिव के साइन को माइनस बना देगा, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 6 के साथ मल्टीप्लाई होके -1.5 इसका आंसर आएगा। 12 अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0.75 प्लस माइनस -1.5, इसको माइनस करने से आंसर आएगा -0.75। अब ये नेगेटिव में वैल्यू चली गई है, यहाँ पे इसके साथ माइनस आ गया है, पहले पॉजिटिव में ये वैल्यू आई थी, अगर ये ग्रेटर देन था 0 इसलिए ये कनकेव आप था, अगर अब ये नेगेटिव में वैल्यू आई है लेस देन 0 है, 0 से स्मॉलर है, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, कनकेव डाउन। जिधर नेगेटिव में वैल्यू आई है तो ये कनकेव डाउन है फंक्शन। अब हम करेंगे आफ्टर 0, 0 के बाद कोई नंबर लेंगे, 0 के बाद इस साइड पे राइट साइड पे हमारे पास कौन सा नंबर आ सकता है, 0 के बाद पॉजिटिव नंबर 1 आएगा, इसलिए अगर हम x को 1 के अकॉर्डिंग लें, पिक x इज इक्वल टू 1, x को 1 रखें, इस सेकेंड डेरिवेटिव में अगर हम 1 यहाँ पे रख के अप्लाई करें तो इधर ये हमारे पास फंक्शन था, ये सॉरी सेकेंड डेरिवेटिव का कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन था, इसकी जगह पे अगर हम 1 करो फिर 12 एक्स की जगह पे हमने यहाँ पे 1 रखा प्लस 6 यहाँ पे हमने 1 रखा, तो ये 1 टाइम इसका स्क्वायर भी लें तो 1 ही आएगा, फिर यहाँ पर 12 प्लस 6 1 टाइम 6, 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18। अब ये 18 भी एक पॉजिटिव वैल्यू है और ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे भी फंक्शन क्या होगा, कनकेव अप। फाइनल रिजल्ट में अगर हम लिखें कि कनकेव अप और कनकेव डाउन कहाँ पे है हमारे पास, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कनकेव अप। कनकेव अप कहाँ से है हमारे पास, फ्रॉम, ये है हमने यहाँ पे देखे कनकेव अप कहाँ पे आया, हमने जब x इज इक्वल टू 1 रखा था, 0 के बाद जो आगे मतलब राइट साइड पे जो वैल्यू आ रही थी, जब हमने फंक्शन में 1 पुट किया था तब हमारे पास कनकेव अप आया था। 0 से आगे मतलब हमने जब रखा था, तो मतलब 0 से लेके आगे जितने भी हम नंबर रखेंगे, पॉजिटिव नंबर रखेंगे, वहाँ पे हमारा कनकेव अप आएगा फ्रॉम 0 से लेके आगे। तो काउंटिंग तो लामहदूद है, ना ख़त्म होने वाली, आगे कई नंबर आते जाएंगे ख़त्म नहीं होंगे, तो मतलब इसकी हद क्या है, इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने आगे अब नंबर आएंगे उसमें ये इसी तरह से मतलब कि कनकेव अप आएगा। इसी तरह अब हमने यहाँ पे इधर 0 एंड -1/2 के बीच में हमने ये जो -1 नंबर लिया था, नेगेटिव नंबर जब हमने लिया था तो भी हमारे पास कनकेव अप आया था, इसलिए दूसरा हमारे पास इसका रिज़ल्ट ये है, हम उसमें लिखेंगे फ्रॉम, ये -1/2 तक है ना, -1/2 से पीछे हम जितने भी नेगेटिव नंबर जो भी रखेंगे वहाँ पे भी कनकेव अप आएगा, वो भी फिर हमारे पास लामहदूद नंबर है, काउंटिंग ख़त्म नहीं होती, नेगेटिव में भी पीछे आते हुए, तो ये हम नेगेटिव इन्फिनिटी लिखेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -1/2 तक जो भी हम रखेंगे वहाँ पे भी कनकेव अप आएगा, 0 से लेके न्यूट्रल से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी आगे तक हमारे पास कनकेव अप आएगा। अगर हम यहाँ पे कनकेव डाउन का लिखें तो कनकेव डाउन हमारे पास कहाँ पे है, फ्रॉम, केव डाउन हमारे पास ये कहाँ पे आया था, -1/2 और 0 के दरमियान में हमने ये कोई नेगेटिव नंबर लिया था, -1/2 और 0 के बीच में नेगेटिव नंबर लिया था, उस नंबर पे हमारे पास कनकेव डाउन आया था ना, 0 से लेस देन वैल्यू आई थी तो वो हमारे पास कनकेव डाउन था, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे -1/2 से लेके 0 तक, फ्रॉम -1/2, इसका फ्रॉम का मतलब है से लेके, -1/2 से लेके 2 0 0 तक, यहाँ पे हमारे पास
कनकेव डाउन आया। पीछे हम पहले बता चुके हैं कि हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये हमने बताया, इन्फ्लेक्शन पॉइंट इधर और इधर है, एक्स के अकॉर्डिंग भी और वाई के अकॉर्डिंग भी, एक्स वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग भी और वाई वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग भी। ये दोनों चीज़ें हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट पूछा गया था, फंक्शन किधर कनकेव है और किधर कनकेव अप है और किधर कनकेव डाउन है। ये हमने आंसर में तीनों चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पे ये हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ये बी का आंसर भी हमने बता दिया और ए का आंसर भी कनकेव अप और कनकेव डाउन कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारे पास। नेक्स्ट ये हमारे पास फिर एक मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन है। ये मैट्रिक्स दिया गया है, 3x3 मैट्रिक्स है। 3x3 इसको ऐसे कहते हैं कि ये 1 2 3 रो है इसमें एंड 1 2 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 3x3, इसलिए इसको 3x3 मैट्रिक्स कहते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए यूजिंग कोफैक्टर मेथड यूज़ करके हमने इसका इनवर्स बताना है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी मैं आपको बताती हूँ कौन सा क्वेश्चन था इसमें। ये था क्वेश्चन नंबर 2 था। इसमें पहले इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखा था, फिर हमने इसका इन्वर्स निकाल के ए का इन्वर्स, मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड आउट करके उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स मैट्रिसेस की वैल्यू निकाली थी। उसी तरह सेम इसमें इन्वर्स हमने निकालना है। अगर वो क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से ऊपर वाला क्वेश्चन किया तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ये तो उस क्वेश्चन के लिहाज से सिर्फ उसका एक पार्ट है, उसमें से एक पार्ट निकाला गया है। तो अगर मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है, ए इन्वर्स का फॉर्मूला आपको बोला था, ए इन्वर्स का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला है इन्वर्स निकालने का। ये आपने ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन पूरा इस फॉर्मूला से सॉल्व होगा, इसको अच्छे से याद कर लें। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये दो चीज़ें हमें जहाँ पे भी इन्वर्स की बात होगी वहाँ पे हमें एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए होगा। डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का और एडजॉइंट उस मैट्रिक्स का चाहिए होगा। ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लें, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट का ये साइन होता है मैट्रिक्स फॉर्म से, इस तरह डिटर्मिनेंट के साइन में इसको मैट्रिक्स को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 2 -1 0 1 -5 1 0 2 3, इसको इस तरह से लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट डिजिट पहले लेंगे, फर्स्ट डिजिट जहाँ से लिया है वो वाली रो और वो वाला कॉलम ये पूरा छोड़ देंगे और जो ये वाली वैल्यू बचेगी उसको लिखेंगे। ये वैल्यू पीछे बचेगी -1 -5 1 2 और 3, दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर अगला डिजिट लेंगे 1 1 के लिहाज से ये वाली जिस लाइन में ये 1 था इसको इस लिहाज से भी छोड़ दिया, इस तरह से भी छोड़ दिया। पीछे हमारे पास ये 4 डिजिट बचे हैं, इसको लिखेंगे -1 0 2 और 3, ये चारों डिजिट लिखनी है। अब आगे प्लस का साइन लगाएंगे। पहले कौन सा साइन लगाया, माइनस, अब कौन सा लगाएंगे, प्लस। पहले ये लिया था 2, ये फिर 1 लिया है, अब ये 0 लेना है, नेक्स्ट डिजिट लेना है और इसकी जगह पे ये डिजिट जिस रो और जिस कॉलम में है वो पूरी रो और पूरा कॉलम छोड़ देना है। ये रो ये कॉलम छोड़ के पीछे ये 4 डिजिट बचेंगे, ये यहाँ पे लिखने हैं -1 0 -5 1, ये 4 डिजिट हमने लिखे हैं। ये चीज़ एज इट इज़ आएगी, डिटर्मिनेंट निकालते हुए ये चीज़ एज इट इज़ आएगी और ये जो इस तरह से हमने इस फॉर्म में लिखा है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और दरमियान में हम साइन माइनस का यूज़ करेंगे। ये इससे मल्टीप्लाई होके 5 3 टाइम -15 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ माइनस है, इसके साथ माइनस, ये सिर्फ नंबर नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, इनके साथ साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। 5 3 टाइम 15 आया और इसका माइनस का साइन और इसका प्लस का साइन भी आपस में मल्टीप्लाई हुआ है और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस रहते हैं। दो डिफरेंट साइन अगर आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो माइनस बनाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट साइन है, इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो उसने यहाँ पे माइनस बनाया। और मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए दरमियान में साइन कौन सा लगाना है, माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। 2 1 टाइम 2, इसके साथ कोई साइन नहीं तो इसका मतलब पॉजिटिव का साइन है, इसके साथ भी फिर पॉजिटिव का साइन है, दो सेम साइन है, सेम साइन मल्टीप्लाई होकर क्या वो ही रहेगा, प्लस का साइन ही रहेगा। ये माइनस का साइन इधर जो बाहर मैंने लगाने का बोला था ये वो वाला माइनस है। अब ये सॉल्व हो गया इतना। अब ये -1 यहाँ पे आएगा, -1 इंटू -1 प्लस 3, 3 1 टाइम 3 और इसके साथ साइन कौन सा आएगा, ये यहाँ इसके साथ पॉजिटिव है, इसके साथ नेगेटिव है, दो डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होकर आपस में माइनस बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे -3 आ गया। दरमियान में माइनस लगाना है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए, 2 0 टाइम 0,
प्लस 0, अंदर की वैल्यू वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बाहर 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर इससे बाद में अगले स्टेप में फिर भी 0 हो जाए, लेकिन हम इसको क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते हुए ये भी लिख लेते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू -1 माइनस 0। ये 0 अंदर मल्टीप्लाई होकर इस वैल्यू को वैसे 0 कर देगा। यहाँ पर 2 एज इट इज़ आ गया, ये -15 इससे बाहर निकाल के लिखा है, और ये 2 यहाँ पे माइनस है, -3 -0 करें तो -3 रह जाएगा क्योंकि 3 में से 0 माइनस होके वही रहेगा, और इसने अंदर मल्टीप्लाई होकर इस सारी वैल्यू को कैंसिल कर दिया। ये 2 एज इट इज़ आएगा यहाँ पे। -15 और -2 दो अलग अलग, दो सेम साइन है, माइनस और माइनस सेम साइन क्या बनाते हैं, प्लस, तो इसलिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे। 15 और 2 को प्लस करें तो 17 बनता है, लेकिन हम प्लस माइनस करते हुए साइन वैल्यू के साथ वो लगाते हैं जो बड़ी रकम के साथ हो। अब इसमें बड़ी वैल्यू 15 है ना, ये स्मॉलर ये ग्रेटर, ये बड़ी वैल्यू इसके साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। और किया हमने इनको प्लस है क्योंकि माइनस और माइनस दो जो सेम साइन है वो क्या बनाते हैं, प्लस, इसलिए हमने इनको प्लस किया है। साइन इसलिए हमने माइनस का लगाया क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का है। मल्टीप्लाई करते हुए वो साइन लगाते हैं जो साइन बनता है, ये दोनों डिफरेंट वैल्यू के साथ साइन माइनस का लगता है, इसलिए हमने माइनस लगाया है। ये साइन लगाने का कॉन्सेप्ट भी आप सीख लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, फिर कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका, साइन लगाने का। मल्टीप्लिकेशन में कैसे साइन लगाते हैं और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कैसे साइन लगाते हैं। अब ये दो साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बाहर माइनस है, ये अंदर माइनस है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों सेम साइन है। सेम साइन जब मल्टीप्लाई हो तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 17 को 2 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 34 आता है, क्योंकि ये दोनों डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनके साइन भी तो मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इधर नेगेटिव साइन है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके दोनों डिफरेंट साइन थे तो इन्होंने ये बनाया, माइनस बनाया। -34 + 3 इज इक्वल टू -31। ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -31। ये एक वैल्यू हमारे पास निकल आई है, इसको ऐसे हाईलाइट करके रख लेंगे क्योंकि हमने ये फॉर्मूला में यूज़ करनी है। ये हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए पुट करना है और एडजॉइंट ऑफ ए पुट करना है, तो हमारे पास ए इनवर्स आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ गया, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो पहले देखेंगे हमारे पास मैट्रिक्स ए है क्या। ए ये है 2 -1 0 1 -5 1 0 2 3, ये हमारे पास ए की वैल्यू है। एडजॉइंट ऑफ ए अगर हमने निकालना है तो पहले हम देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर्स ऑफ ए के कोफैक्टर और उनका ऊपर ट्रांसपोज लें। अगर हम ए के कोफैक्टर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आती है। कोफैक्टर्स निकालने का तरीका मैं आपको यहाँ पे अलग से समझाती हूँ। कोफैक्टर्स ए के, ए अब है क्या, हमारे पास मैट्रिक्स है ये, इस मैट्रिक्स ए के अगर हम कोफैक्टर्स लें और उसका अगर ट्रांसपोज लें तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी। अब कोफैक्टर्स ऑफ ए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखें। पहली रो, ये इसको रो कहते हैं। पहले ये आप कॉन्सेप्ट देखें, मैट्रिक्स में इस तरह से जो इस तरह से लाइन होती है यहाँ पे, इसको कहते हैं रो, कितार। उर्दू में कितार और इंग्लिश में रो कहते हैं, इसलिए इसको R1 से, ये कितार दूसरी है यानी रो 2, इसको R2 से, ये कितार तीसरी है यानी रो 3, इसको R3 से। ये कॉलम है C1 इसको लिखेंगे, ये भी कॉलम है। ये C2 लिखेंगे, ये भी कॉलम है, इसको C3 लिखेंगे। तीसरा कॉलम, दूसरा कॉलम, पहला कॉलम, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, ये रोज़ है और ये कॉलम है। कोफैक्टर निकालते हुए पहली रो को हमने हाइड करना है, इग्नोर करना है, इसको छोड़ना है और पहले कॉलम को छोड़ना है। इन दोनों को छोड़ दें तो पीछे हमारे पास क्या वैल्यूज़ बचेंगी, ये वैल्यूज़ बचेंगी ना, -5 1 2 और 3। हम इनको लिख लेंगे, -5 1 2 और 3, ये वैल्यूज़ हमारे पास बची थी इसलिए हमने इनको लिख लिया। अब वही रो हमने रखनी है और नेक्स्ट कॉलम हमने हाइड करना है। पीछे हमारे पास क्या बचा है, -1 0 2 और 3, इसको हम इधर लिख लेंगे, -1 0 2 3, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यही रो और अगला कॉलम हम छोड़ देंगे तो पीछे हमारे पास क्या वैल्यूज़ बची हैं, ये वाली वैल्यूज़ बची हैं, -1 0 -5 1, -1 0 -5 1। अब पहले स्टेप में हमने पहली रो को हाइड किया था और बारी बारी तीनों कॉलम को। अब दूसरे स्टेप में हम ये दूसरी रो को
दूसरी रो को और पहले कॉलम को, इस कॉलम को हम हाइड करेंगे और इस दूसरी रो को, तो हमारे पास क्या बचेगा 1103। ये हमारे पास बचा 1103। इसी तरह अब हम इसी रो को और अगले कॉलम को अगर छोड़ दें तो पीछे हमारे पास ये 4 वैल्यूज बची है ना, ये वाली 2003, ये लिखेंगे 2003, ये हमारे पास बची है। अब हमने इसी रो को और तीसरे कॉलम को अगर बीच में से छोड़ दें, ये बचेगा 2011, ये लिखेंगे 2011। अब हम तीसरी रो पे अगर मूव करें, इसको छोड़ें और पहले कॉलम को छोड़ें तो क्या बचेगा 10 - 5 2, 10 - 5 और 2, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और अब हम तीसरी रो दूसरे कॉलम को अगर छोड़ दें, इस कॉलम को छोड़ दें तो ये बचेगा 2 - 1 0 2, 2 - 1 0 2। इसी तरह अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें, आखिरी कॉलम को 2 1 - 1 -5, 2 1 -1 -5। ये इस तरह से हमारे पास कोफैक्टर्स का ये बन गया है। अब इसमें हमने साइन कैसे पुट करने होते हैं, साइन पुट करने का भी यहाँ पे बताया था सीक्वेंस से कि प्लस फिर माइनस फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सीक्वेंस से एक दफ़ा प्लस लगाया, फिर माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस। इस तरह से ये वाले साइन इधर हमने अब पुट करने हैं। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ये एज इट इज़ रहेगा, अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। नेगेटिव साइन अंदर के साइन को चेंज करता है, पॉजिटिव है इधर भी ऐसे ही रहेगा, पॉजिटिव वैसे ही रहता है। ये वाला माइनस का साइन इधर लगाया, ये वाला प्लस का साइन इधर लगाया, ये माइनस का साइन इधर लगाया, ये प्लस का साइन इधर लगाया। इस लिहाज से अब हमने ये वैल्यूज़ जिस तरह डिटर्मिनेंट लेते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई और दरमियान में माइनस का साइन लगाया था ना, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी साइन लगेगा। -5 और +3 को मल्टीप्लाई किया है 5 3 टाइम, -15 बन गया। दरमियान में क्या साइन आना है माइनस का, 2 1 टाइम 2। अब ये माइनस का साइन है क्योंकि इस माइनस के अंदर भी वैल्यूज चेंज करने, इसलिए ब्रैकेट में कर लेते हैं। 3 1 टाइम 3 -0, 0 1 टाइम 0 होता है, इसलिए 2 1 टाइम 2। दरमियान में माइनस का साइन लगाना है, ये वो वाला साइन जो क्रॉस मल्टीप्लाई के दरमियान में लगना है, ये माइनस का साइन अलग से लगेगा। अब ये मल्टीप्लाई को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैसे ही 0 हो जाता है। अब साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 तो वैसे ही न्यूट्रल होता है, इसके साथ ना पॉजिटिव साइन लग सकता है ना नेगेटिव। अब ये वाला एक माइनस ये है, ये को फैक्टर्स निकालते हुए ये जो हमने सीक्वेंस के लिहाज से लिखा है, ये माइनस है एक हमारे पास, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि हमें पता हो इस माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करना है। 3 1 टाइम 3, ये प्लस का साइन ये माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस बनाएंगे क्योंकि ये दोनों डिफरेंट साइन है। दरमियान में माइनस 2 0 टाइम 0, ये प्लस का साइन 3 2 टाइम या 2 3 टाइम 6 -0। अब यहाँ पे माइनस का साइन है और ये 2 2 टाइम 4 -0, 1 0 टाइम 0 या 0 1 टाइम 0 ही रहेगा, इसलिए। अब ये आखिरी अगर सॉल्व करें -1 और +1 को मल्टीप्लाई करें तो -1 आएगा यहाँ पे, -1 5 0 टाइम 0, ये 2 1 टाइम 2, यहाँ पे माइनस भी है बाहर, ये वाला माइनस 1 0 टाइम 0 प्लस 5 2 टाइम -10, क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो डिफरेंट साइन अगर मल्टीप्लाई हो आपस में तो क्या बनाते हैं माइनस, दरमियान में माइनस, और 1 1 टाइम 1, पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन है, ये भी माइनस बनाएंगे। ये दो साइन इकट्ठे आ गए इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा बाद में ताकि इसको सॉल्व करने में आसानी हो। अब इसको सॉल्व करेंगे -15 और -2, ये -17 हो जाएगा, 15 और 2 17 हो जाएगा। ये -3 और -0, 0 के साथ ये सॉल्व होगा। 3 में से अगर 0 माइनस करें तो 3 ही रहेगा, ये बाहर का माइनस इसके साथ आ जाएगा तो ये बन जाएगा -3। और ये 2 में से 0 को माइनस करें तो ये भी 2 ही रहेगा, 2 में से 0 माइनस करें तो 2 ही रहेगा। ये बाहर माइनस का साइन है, इसकी वजह से अंदर का साइन माइनस वाला, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। दो सेम साइन अगर मल्टीप्लाई हो तो वो पॉजिटिव कर देते हैं, इसलिए ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे 3 -3 की जगह 3 आ जाएगा। ये 6 में से अगर 0 निकाला है तो ये भी 6 ही रहेगा। ये 4 में से 0 निकाला है तो 4 ही रहेगा, और उस 4 के साथ ये वाला माइनस का साइन पुट करेंगे तो यहाँ पे -4 बन जाएगा। आगे अब हम इसको सॉल्व करेंगे, -1 -0 तो ये -1 आ गया,
ये -2 आ गया, 2 में से 0 निकाला है तो 2 ही रहेगा, और ये बाहर माइनस का साइन है इसलिए ये माइनस। अब ये -10 माइनस माइनस प्लस, ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस +1 बना देंगे। ये माइनस और माइनस आपस में दो सेम साइन मल्टीप्लाई हो तो क्या बना देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं, इसलिए ये +1 बन जाएगा। अब -10 +1 अगर हो तो -10 में से 1 को माइनस करें तो 9 बचेगा, और साइन वो वाला लगाएंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ है, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन आएगा। तो इसको सॉल्व करने से -9, वो -9 इधर आ जाएगा। ये अब हमारे पास क्या आ गया है, को फैक्टर ऑफ ए के ये हमारे पास को फैक्टर निकले हैं। हमें एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट निकालने के लिए को फैक्टर ऑफ ए का क्या लेना है, ट्रांसपोज। ये को फैक्टर तो आ गया। अब इसी का अगर हम अगर ट्रांसपोज लें तो इसका नेक्स्ट, अगर इसका को फैक्टर ऑफ ए का अब हम अगर ट्रांसपोज लें तो वो क्या होगा, को फैक्टर्स क्या है पहले तो वो लिखेंगे, -17 3 -1, ये वाले सारे को फैक्टर्स हम लिख रहे हैं, -3 6 -2 2 -4 और -9। अब इस सारे का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये 3 रो हैं और ये 3 हमारे पास कॉलम्स हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना, ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज फिर कैसे होगा, ये फर्स्ट रो है, इसको पहले रो के तौर पे लिख लेते हैं, रो 1। ये सेकंड रो है हमारे पास, रो 2 यानी कितार है ये हमारे पास, और ये तीसरी कितार है यानी कि रो 3। ये फर्स्ट कॉलम है हमारे पास C1। ये समझाने के लिए आपको ये इतना गंदा कर रही हूँ, आपने ये नीट में करते हुए ऐसे गंदा नहीं करना है इसको, ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि रो 1 और कॉलम 1 क्या चीज़ है। इस रो 1 को कॉलम 1 में अगर हम चेंज करना है तो कैसे लिखेंगे, -17 -3 और -2 ऐसे रो में लिखा हुआ है तो इसको इस तरतीब से कॉलम में लिख देंगे। -17 -3 इधर दूसरे नंबर पे इस तरतीब से लिखा गया है, इसको इस तरह लिखते हुए -3 इधर लिख देंगे और 2 इसकी बजाय इधर लिख देंगे, इसी तरह 3 इधर लिख देंगे, 6 इस लाइन में इस तरतीब से, ये इस तरतीब से था, इसको यहाँ से उठा के इस तरतीब में लिख दिया। इसी तरह ये इस तरतीब में लिखा हुआ है, इसको इस तरह लिख देंगे, -1 -2 -9। ये इस तरह रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो गया ना, ये फर्स्ट यहाँ पे ये फर्स्ट रो था, ये यहाँ पे फर्स्ट कॉलम बन गया। अब ये कॉलम फॉर्म में आ गया तो ये इसका ट्रांसपोज निकला है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ ए का ट्रांसपोज ये निकल आया, और वो किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए के। हमारे पास हमने फाइंड आउट इन्वर्स करना था ना, ए इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये है, -17 -3 2 3 6 -4 -1 -2 और -9। ये एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिख दिया है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्वेश्चन के शुरू में क्या निकला था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की क्या निकाला था, -31। इसमें इसके फॉर्मूले की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, -31 पुट करेंगे, -31 अंदर इन सब के साथ अलग-अलग एक एक डिजिट के साथ हम डिवाइड करके अगर लिखें तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -17 डिवाइडेड बाय -31, 3 डिवाइडेड बाय -31, -1 डिवाइडेड बाय -31, -3 डिवाइडेड बाय -31, 6 डिवाइडेड बाय -31, -2 डिवाइडेड बाय -31, 2 डिवाइडेड बाय -31, -4 डिवाइडेड बाय -31, -9 डिवाइडेड बाय -31। अब ये सारे आप सब -31 अंदर हर एक डिजिट के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ डिवाइड हो रहा है। मैंने आपको बताया था जब दो सेम साइन अगर आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं, दो सेम साइन चाहे वो दोनों प्लस के हैं चाहे वो दोनों माइनस के हैं, इस तरह से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं तो वो क्या बना देते हैं, प्लस बना देते हैं। अगर दो डिफरेंट साइन, ये प्लस का और माइनस का हो या माइनस का और प्लस का हो, ये आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो ये माइनस बना देते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन है, डिवीजन का है, ये डिवाइड हो रहे हैं तो दरमियान में रिलेशन डिवीजन का है, डिवाइड हो रहे हैं तकसीम हो रहे हैं, इसलिए दो सेम साइन है और डिवाइड हो रहे हैं तो सेम साइन क्या बनाएंगे, प्लस बना देंगे, पॉजिटिव कर देंगे इसको, इसलिए इनका नेगेटिव साइन दोनों का खत्म होकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 17/31 पॉजिटिव हो जाएगा,
ये दोनों डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं, इसलिए इस पूरी फ्रैक्शन के साथ क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। -3/31 ये सेम है, ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे, ये दोनों सेम साइन है, ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे, ये डिफरेंट साइन है इसलिए ये नेगेटिव रहेगा, ये सेम साइन है, इसके साथ भी माइनस का है, इसके साथ भी माइनस का है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों डिफरेंट साइन है इसलिए इसके साथ भी माइनस रहेगा। ये दोनों सेम साइन है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों सेम साइन है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। फाइनली ये हमारे पास आंसर है ए इनवर्स का। ए इनवर्स ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ओके हो गए। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इसको पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्वेश्चन का पीछे भी पहले 4 क्वेश्चन में से भी एक स्टेटमेंट क्वेश्चन था, उसके भी मैंने आपको बताया था। स्टेटमेंट क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ते हैं, समझते हैं कि उसने स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें हमें बताई हैं, उसको अपने माइंड में उसका फिगर बनाते हैं। अगर हमें फिर भी समझ नहीं आ रहा, रफ में कॉपी पे भी आप फिगर बना सकते हैं, उसका पहले फिगर बनाते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं हमें, और फिर वो चीज़ें लिखते हैं। वो अपना माइंड में वो बिठाते हैं कि जो चीज़ें उसने फाइंड आउट करने के लिए कही हैं। ये सारी चीज़ें देखते हुए, ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ते हुए हमें अच्छे से समझ आ जाता है कि हमें कौन कौन से स्टेप दिए गए हैं और इसमें से क्या क्या हमने फाइंड आउट करना है। पहले हमें चीज़ की समझ आए कि हमने फाइंड आउट क्या करना है, फिर उससे पता चल जाता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा मेथड हमने चूज़ करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें सपोज वी मेक अ क्यूबिकल बॉक्स विच इज़ ओपन फ्रॉम टॉप साइड। इसमें हमें एक क्यूबिकल बॉक्स, एक डब्बा दिया गया है विच इज़ ओपन फ्रॉम टॉप साइड, जो ऊपर की साइड से, जिसकी ऊपर की साइड जो ढक्कन वाली साइड होती है वो खुली है। फ्रॉम अ टिन शीट का वो डब्बा है विच डायमेंशन हैविंग डायमेंशन 12 इंच बाय 12, मतलब कि उसकी 12 इंच की उसकी लंबाई है, 12 इंच की उसकी चौड़ाई है। बाय कटिंग स्मॉल कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ दैट शीट ऑफ टिन एंड बेंडिंग अप द साइड। वो कहते हैं कि इसके सारे कोनों पे एक एक, मतलब एक एक डब्बा, एक एक स्क्वायर जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, वो अगर हम काटें, वो निकालें, बेंडिंग अप द साइड, उसकी साइड्स को बेंड करके उसको एक डब्बे की शक्ल दें। व्हाट साइज ऑफ स्क्वायर शुड बी कट फ्रॉम द कवर्ड कॉर्नर्स टू मेक दी बॉक्स इन सच अ वे दैट इट होल्ड सो मच एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। वो कहते हैं कि इस तरह उसके कितने कितने साइज़ के उसके साइडों से, सारी साइडों से डब्बे काटें स्क्वायर शेप में, चारों कोने, मतलब कि जिसकी चारों साइडें बराबर हों। स्क्वायर उसी को कहते हैं ना जिसकी 4 साइडें बराबर हों। ये लंबाई की, ये जो अपोजिट साइड है लेंथ, और इस तरह से वो कह रहा है कि अगर हमारे पास एक शेप दी गई है, उसमें से इतने इतने साइज़ के डब्बे हमने काटने हैं कि उसमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका हुजम या ज़्यादा से ज़्यादा उसका वॉल्यूम हो कि हम उसमें चीज़ें रख सकें। इस तरह से हमें काटने हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले अब हम जो चीज़ें उसने दी है ना हमें, गिवन जो डाटा है, पहले वो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में जो हमारे पास गिवन डाटा वो लिखेंगे। गिवन डाटा जो दिया गया वो क्या है, उसने हमें बताया ना साइड लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर, स्क्वायर जो हमने निकालने हैं उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब वो ये चीज़ इसी चीज़ का हिंट देती है ना। स्क्वायर जब उसने बोल दिया तो इसी चीज़ का हिंट देती है कि उसकी लंबाई की साइडें और चौड़ाई की साइडें बराबर हों, चारों कोनों में से जब वो निकलेगा तो उसकी बराबर हो। तो हमें क्या बताया गया है, लेंथ ऑफ बॉक्स, लेंथ ऑफ बॉक्स को हम लेंगे। उसने पहले लंबाई और चौड़ाई भी उसकी बता दी है। 12 इंच है, 12 इंच ही लेंथ है, 12 इंच विड्थ है, मतलब कि 12 ही लंबाई है और 12 ही चौड़ाई है। 12 माइनस 2x, अगर हम इसको लंबाई को x के तौर पे हम लें, जो हमने काटना है उसको x के तौर पे लें, तो हमारे पास 12 में से हम 2 माइनस कर रहे हैं, 2 इंचज़ निकाल रहे हैं। कैसे, क्योंकि हमें दोनों साइडों से काटना है ना, लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों से। हमें जब चारों कोनों से काटना है तो लेफ़्ट और राइट और ऊपर और नीचे से चारों कोनों से हम काटेंगे, तो हमारे पास बॉक्स की शेप आएगी ना, या बॉक्स बनेगा इस तरह। ये देखें, अगर यहाँ पे ये इसकी बेस होगी, ये अंदर की साइड होगी, यहाँ से एक कोना काटेंगे, ये काटेंगे, ये काटेंगे, ये काटेंगे, ये अब ऊपर की तरफ जब ये उठेगा तो इस तरह से ही हम एक बॉक्स बना सकेंगे ना। उसकी ऊपर का ढक्कन नहीं होगा, नीचे की बेस होगी और ये वाली हमारे पास 4 साइड्स होगी। अब लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से काट रहे हैं इसलिए 2x लिया, मतलब कि दो दफ़ा आएगी ये। लेंथ ऑफ बॉक्स मतलब कि L हमारे पास 12 माइनस 2x के तौर पे आ गई है। अब विड्थ ऑफ बॉक्स लें अगर हम, मतलब कि इसकी चौड़ाई,
तो ये हमारे पास किसके तौर पे आएगी, 12 माइनस 2x। हमारे पास लंबाई और चौड़ाई ये दोनों किसके तौर, क्योंकि है स्क्वायर होगा ना, चारों साइडें उसकी बराबर होंगी, लंबाई और लंबाइयों में और चौड़ाइयों में फिर हम बराबर बराबर ही लेंगे। ये भी 12x के तौर पे आ गया। अब हम इसकी हाइट लेंगे, ऊंचाई अगर हम लें, हाइट ऑफ बॉक्स वो हमारे पास x के तौर पे होगी, एज हाइट वो हमारे पास x के तौर पे होगी। अब हमें जो हमने देखना है उसने बोला है कि पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके उतनी ज़्यादा चीज़ें हम उसमें डाल सके, उतना उसके वो चीज़ों को कवर कर सके। तो यहाँ पे किस चीज़ की फिर बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। जब हमें उसका हुजम के बारे में बात हो रही है कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो, इतनी जगह हो, इतनी स्पेस हो, तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है। और अगर किसी स्क्वायर का वॉल्यूम निकालना हो तो वो कैसे निकलता है, L मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय H। ये हमारे पास ये है, लंबाई लेंथ विथ चौड़ाई और हाइट ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को ज़रब दें तो हमारे पास वॉल्यूम या हुजम निकलता है। हुजम या वॉल्यूम हमारे पास निकलता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को ज़रब देने से। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये लंबाई L की वैल्यू हमने लिख दी है, L की वैल्यू ये थी, ये हमने लिखी है, मल्टीप्लाई ये विथ चौड़ाई की वैल्यू है, ये हमने लिखी है इस W की जगह, और ये एज हाइट है हमारे पास, ये वाली वैल्यू ऊंचाई, ये हमने x यहाँ पे लिख दिया। अगर इन सब को मल्टीप्लाई करें तो ये तो एक फॉर्मूला बन जाएगा 12 माइनस 2x, 12 माइनस 2x। ये अब दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, ये 2 दफ़ा है, तो अभी हम लिखेंगे 12 माइनस 2x स्क्वायर, इसका स्क्वायर बन गया, मतलब ये 2 दफ़ा दिया गया। और ये x इनके साथ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब हमें उन्होंने बताया कि हमने हाइट्स था, ये हमने मैक्सिमम वॉल्यूम हमने बताना है इसको। अगर जैसे उन्होंने स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया उसी तरह इनको आंसर करते हुए हम लिखेंगे वी नीड मैक्सिमम वॉल्यूम, कि हमें मैक्सिमम वॉल्यूम वाला वो बॉक्स चाहिए। मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए वो वांट यहाँ पे लिख लेते हैं, वो वांट, हम चाहते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम वाला बॉक्स। इसको हम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड टू फाइंड the value of x that gave biggest volume। हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम देगी। तो फिर उसी x की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसकी वो बॉक्स काटेंगे। अगर हम यहाँ पे कोई भी कैलकुलस, अगर हम कैलकुलस के रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव का मेथड मैंने आपको पहले भी समझाया, लेकिन अगर हम सिंपल इसको सॉल्व करते हैं, अगर सिंपली इस क्वेश्चन को हम करते हैं तो फिर हम सारा वो डाटा अलग अलग से लिख लेंगे। तो x हमने क्या चीज़ ली है, जो कट करने का साइज़ है, जो हमने काटना है, किस साइज़ में हमने काटना है वो लेना है। लेंथ L हमारे पास 12 माइनस 2x, ऊपर यहाँ पे 12 माइनस 2x है ना, वो रखी है। W विथ भी हमारे पास 12 माइनस 2x है, उसके तौर पे हमने लिया है। और हाइट हमारे पास क्या है, HIT हाइट, हाइट को भी x के तौर पे रख लेते हैं। और वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास था x 12 माइनस 2x स्क्वायर। हमने इसको जब सिंपल किया था तो वॉल्यूम यही बना था ना, ये लेंथ विथ हाइट और वॉल्यूम, ये चारों चीज़ें हमने रखी हैं। और हमने देखना है कि x की किस वैल्यू पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा। अगर x को हम 1 के तौर पे x 1 इंच का काटें, 2 इंच का काटें, 3 का काटें, 4 का काटें, 5 का काटें, ये 5 तक ही हम रखेंगे, इसको 6 तक नहीं लेके जा सकते। अगर हम इसको 6 तक लेके जाएं, अगर हम 6 रखें तो वैल्यू पुट करें तो वो हमारी 0 के बराबर आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखें, अगर हम 6 इसमें पुट करें, 6 2 टाइम 12, 12 में से 12 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 फिर 0 के अकॉर्डिंग तो इसकी फिर बेस रहेगी नहीं ना, 0 इंच का तो नहीं बॉक्स काट सकते, इसलिए 5 तक हम वैल्यूज़ रखेंगे। 5 तक हमारे पास मैक्सिमम, इनमें से किसी एक वैल्यू पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम वाली वैल्यू कोई ना कोई आ जाएगी। अगर हम इधर इस सब में अगर हम ये वैल्यू पुट करें 12 माइनस 2x, इसको रफ पे हम पुट करके साथ साथ लिखते हैं इसको, ये 12 माइनस 2x है ना, यहाँ पे अगर हम रखें 12 माइनस 2x की जगह पे 1 पुट करें तो ये किसके बराबर आएगा, 12 माइनस 2, 1 टाइम 2। अब 12 में से 2 को माइनस करें तो क्या आंसर आएगा, 10, यहाँ पे 10 आएगा।
इसलिए ये लेंथ वाले में हम लिख देंगे 10। विड्थ वाले का भी सेम फार्मूला, इसमें x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो इसकी जगह पे, अब ये x 1 के तौर पे लें तो ये तो सिर्फ x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू 1 यहाँ पे लिख देंगे। वॉल्यूम की जगह पे x की जगह पे अगर हम 1 पुट करें, ये है हमारे पास वॉल्यूम x 12 माइनस 2x²। x की जगह पे 1, 12 माइनस 2, इस x की जगह पे भी 1 और इस सारे का स्क्वायर, ये 1 एज इट इज़ आया। 12 माइनस 2 1 टाइम 2, और यहाँ पे ये 12 में से 2 को हमने माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास 10 आया। 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है, 100 के बराबर, तो यहाँ पे इसकी आ जाएगी 100। इसी तरह से इनको सब में अब यहाँ पे 2 है तो इस x की जगह पे भी 2 रखेंगे, इसकी जगह पे भी 2 रख के सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 माइनस 2 इंटू एक्स है ना, ये 12 माइनस 2x, x की जगह पे हमने 2 रखना है। 12 माइनस 2 इंटू 2, इस x की जगह पे 2 रखा है तो 12 माइनस 2, 2 टाइम 4। अब 12 में से 4 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा, 8। तो हम इसकी वैल्यू की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8। इसमें भी 2 अगर पुट करें तो यहाँ पे 8 आएगा। x की वैल्यू 2 तो x की जगह पे 2 आ जाएगा। इसमें वॉल्यूम में अगर हम पुट करें तो वॉल्यूम का हमारे पास क्या फार्मूला है, x 12 माइनस 2x होल स्क्वायर। इसकी जगह 2 पुट करें, x की जगह पे 2 लिख दिया है। 12 माइनस 2, x की जगह यहाँ पे भी 2 लिख दिया है और इसका स्क्वायर 2 इंटू 12 माइनस 2, 2 टाइम 4 स्क्वायर। 2 इंटू 12, अच्छा 12 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 स्क्वायर। 2 इंटू 8, 8 बार 64 होता है, 64 होता है, 8 8 टाइम 64 को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 हमारे पास आंसर आएगा। अगर 2 वैल्यू रखें x की तो 128 हमारे पास वॉल्यूम आता है। सिंपल इसमें अगर x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो यह हमारे पास 6 आएगा, ये भी हमारे पास 6 आएगा, ये हमारे पास 3 आएगा क्योंकि ये x की जगह पे यहाँ पे 3। इसमें अगर पुट करके फार्मूला में अगर इसको सॉल्व करें जिस तरह ये और ये मैंने सॉल्व किया, आप इसी तरह से ड्राफ्ट में पहले सॉल्व कीजिएगा फिर आंसर लिखिएगा तो ये आएगा। इसमें 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा और इसमें ये 4 है यहाँ पे, इसलिए ये एज इट इज़ 4 इधर भी आएगा क्योंकि ये x की वैल्यू 4 है। इसके फार्मूला में ये, इस फार्मूला में अगर हम ये x की जगह पे 4 रख के इसको करेंगे तो यहाँ पे 64 आएगा। अब ये 5x की जगह पे पुट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर हमारे पास 2 आएगा। इसमें भी हमारे पास 2 आएगा क्योंकि इन दोनों का तो फार्मूला सेम है ना, तो ये सेम आएगी, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ सेम आएगी। हाइट 5 तो x की जगह पे 5 पुट कर देंगे। इस फार्मूला में अगर x की जगह पे 5, इस x की जगह पे भी 5 रख के अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा। अब हम ये देखेंगे कि किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। इस फार्मूला में ये वॉल्यूम है ना 20, 64, 108, 128 या 100। 128 सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, 2 हाइट पे, 8 विथ पे, 8 लेंथ पे, 2 इंचज़ कट करने पे, 2 इंच काटने पे, चारों तरफ से 2-2 इंच काटने पे 128 सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम। ये 120, हाँ ये 128 हाईएस्ट वॉल्यूम है हमारे पास एट 2 इंचज़। 2 इंच काटने पे हमारे पास ये सबसे ज़्यादा वाला वॉल्यूम आया ना, मतलब कि जब हमने व्हेन x इज इक्वल टू 2 इंचज़, जब हमने x इज इक्वल टू 2 इंच रखा था तो हमारे पास ये सबसे बड़ा वॉल्यूम आया। इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि हर कॉर्नर से 2 इंच अगर हम कट करें तो हमारे पास बिगेस्ट वॉल्यूम, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम रखने वाले हमारे पास बॉक्स आ जाएगा। तो ये इसका सिंपल आंसर का 2 इंचज़ हम कट करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें है गिवन द प्रॉफिट फंक्शन पी एक्स वाई। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, वो बोल रहे हैं कि ये गिवन फंक्शन है, गिवन प्रॉफिट फंक्शन है, ये प्रॉफिट फंक्शन दिया गया, वेरीफाई द मैक्सिमम प्रॉफिट अकर एट दी। वो कहते हैं कि पॉइंट 20 और 10 पे आपने ये वेरीफाई करना है, ये प्रूव करना है कि क्या इन पॉइंट्स पे 20 और 10, एक्स जिस पे 20 और वाई 10 हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देता है। इस फंक्शन में अप्लाई करके हमने बताना है कि ये पॉइंट इस पॉइंट पे क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देता है। अगर इसमें भी हम डेरिवेटिव लेंगे, अगर हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, अगर इन पॉइंट्स पे हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट देता है। अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा, कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी या कोई भी वैल्यू आती है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी, ज़ीरो के इक्वल ये फंक्शन नहीं आता तो इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं देता। इसके लिए हम
पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले तो गिवन फंक्शन लेते हैं। हमारे पास क्या है, गिवन फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू ये 140x प्लस 200y माइनस 4x² प्लस 2xy, ये वाला माइनस 700। ये गिवन फंक्शन है, ये हमने लिख लिया पहले। फिर हम अब स्टेटमेंट लिखेंगे, वेरीफाई मैक्सिमम प्रॉफिट अकर एट पॉइंट्स। हमने जो वेरीफाई करना है वो लिखना, वेरीफाई मैक्सिमम, ये इधर से सारा आप देख के लिख सकते हैं। वेरीफाई मैक्सिमम प्रॉफिट अकर्स एट द पॉइंट 2010। ये इस पॉइंट पे कि हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट आता है या नहीं आता। इसके लिए हम पहले डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। एक्स के लिहाज से अगर पार्शियल डेरिवेटिव लें, इसको पहले इस तरह से लिखते हैं। इसके पार्शियल डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे p लिखेंगे, क्योंकि हम p के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं x के लिहाज से, x के लिहाज से ले रहे हैं, इसलिए नीचे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे। अब हम अपने फंक्शन पे अगर इसको अप्लाई करें तो फंक्शन क्या है, 140x प्लस 200y माइनस 4x² प्लस 2xy माइनस 700। अगर एक डिजिट पे अलग अलग से ये पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करें तो वो इस तरह से लिखेंगे। इसको अगर 140x पे हम अप्लाई करते हैं तो इधर लिखते हैं 140x, ये 200y पे अगर करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 200y। 4x पे करते हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन माइनस 4x²। इसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन 2xy पे। ये एक ही तरतीब से ऐसे सीधी लाइन में ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिफरेंट एक डिजिट पे इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन माइनस 700। अगर हम माइनस 700 पे करते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर लें तो ये x के लिहाज से है, इसलिए ये जो इसके साथ ये होगा कोफिशिएंट होगा, ये एज इट इज़ आएगा, 140 एज इट इज़ आ जाएगा। ये x के लिहाज से है, इसलिए ये x को 1 बना देगा, जिसके लिहाज से होगा उसको 1 बना देगा। इसका अगर पार्शियल डेरिवेटिव x का लें तो ये 1 बना देगा। अब ये इसके साथ 140 के साथ 1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 140 एज इट इज़ रहेगा। ये अब एक कांस्टेंट के तौर पे है, क्योंकि इसमें ये हम x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसमें x या कोई पावर या कुछ भी कोई वैल्यू है ही नहीं है। x इस तरह फिर नंबर के तौर पे कांस्टेंट के तौर पे आएगा, वो उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हुए वो 0 के इक्वल हो जाएगा, इसलिए इसकी जगह पे 0 आ गया। अब इसको भी जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ना डेरिवेटिव लेने का तरीका, कि इसकी पावर शुरू में ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 4x। इसकी पावर कहाँ पे आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही होगी, और इसकी जो पावर पहले होगी उसमें से 1 को माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे। 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 बचे, यहाँ पे 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पावर कहाँ पे आई, शुरू में आई, और ये जो इसके साथ वैल्यू होगी ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 4 2 टाइम 8, और ये माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस 8x, ये माइनस 8x बन गया। अब ये इसमें भी 2 और y एज इट इज़ आ गया, और x की जगह पे इसके साथ 1 आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इस x को ये 1 के तौर पे यहाँ पे लिख देंगे। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर वापस 2y रह गया। जैसे ये कांस्टेंट था ना, इसके साथ वेरिएबल x वगैरह कुछ भी नहीं था, इसी तरह ये भी एक कांस्टेंट है, इसके साथ x नहीं है। ये जब कांस्टेंट था तो ये 0 के बराबर हो गया था, इसलिए इसका भी डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इस पूरी पे डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद इसको तरतीब से अगर लिखें, 140x क्या बन गया 140, तो यहाँ पे इसको 140 लिखेंगे। 200y 0, ये ख़त्म हो गया। माइनस 4x² का डेरिवेटिव लिया तो क्या बना, माइनस 8x, तो यहाँ पे माइनस 8x लिख देंगे। आगे इक्वेशन में प्लस 2xy था, ये प्लस 2xy की जगह क्या रह गया 2y, वो लिख देंगे। और ये क्या रह गया माइनस 700 का डेरिवेटिव क्या 0 आ गया। तो मतलब हमारे पास x के लिहाज से अगर हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया है, तो वो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 140 माइनस 8x प्लस 2y।
ये हमने पार्शियल फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया है, इसी तरह हम पार्शियल डेरिवेशन, इसी तरह पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू अगर वाई करें किसी फंक्शन में, ये जिस फंक्शन में हमने पहले एक्स के तौर पे किया था, इसी फंक्शन में अगर वाई के तौर पे करें, ये फंक्शन यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे 140x प्लस 200 वाई माइनस 4x² प्लस 2xy माइनस 700। ये ऊपर जो हमें गिवन फंक्शन था ना, वही हमने एज इट इज़ लिखा है। इसको अगर हम लिख के अलग से इस पे भी अप्लाई करेंगे तो y के लिहाज से 140 पे 140x पे करें पार्शियल डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू y, 200y पे करें पार्शियल डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू y ऑन -4x पे करें -4x² पे सॉरी पार्शियल डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू y ऑन 2xy पार्शियल डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू y ऑन -700 पे करें। अगर इस पे जब हमने इस पे अप्लाई किया था 200y पे, इसमें x की वैल्यू x के विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे, x की वैल्यू नहीं थी तो ये कांस्टेंट के तौर पे आया था, इसलिए इसका आंसर 0 आ गया था। इसी तरह यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, इसमें x है, इसमें y की कोई वैल्यू नहीं है कांस्टेंट के तौर पे, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 के बराबर आएगा। इस तरह 200y में y के विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो 200 एज इट इज़ आ जाएगा, y की जगह पे 1 आ जाएगा और ये 201 के साथ मल्टीप्लाई होकर 200 बनाएगा। ये इसका आंसर आ गया। अब हम 4x² का अगर लें, इस पे भी इसमें भी y की वैल्यू नहीं है तो ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। यह 2xy को अगर हम सॉल्व करें तो 2x एज इट इज़ आ जाएगा। ये विद रिस्पेक्ट टू y है, इसलिए y की जगह पे यहाँ पे 1 आ गया, 2x एज इट इज़ आ गया, 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 2x ही बनाएगा। यहाँ पे ये 2x रहेगा और ये -700 ये कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें एक्स वाई कुछ भी नहीं है, वेरिएबल है ही नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट टू y करें तो ये भी 0 आ जाएगा। अब इस सारे को अगर इक्वेशन में पुट करें, जैसे ये वैल्यू दी गई थी इसमें अगर पुट करें, ये हमारे पास जो गिवन फंक्शन था ये वाला, इसमें अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें 140x की जगह पे 140 का हमारे पास डेरिवेटिव 0 आया है, तो ये ख़त्म हो गया। 200y का डेरिवेटिव हमारे पास 200 आया, ये एज इट इज़ लिखेंगे। -4x² भी 0, 2x y की जगह पे क्या आया 2x, तो हम यहाँ पे 2x लिखें। बाकी ये हमारे पास ख़त्म हो गया। ये भी 140 का जो डेरिवेटिव है 140 नहीं सॉरी -700, ये -700 का भी जो डेरिवेटिव है ये भी हमारे पास यहाँ पे 0 आया है। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास ये आया 200 + 2x, ये हमारे पास आ गया। पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या आया था यहाँ पे ये, और ये y के लिहाज से ये। अब इन दोनों में अगर हम वैल्यू पुट करें, जो हमारे पास ये फंक्शन दिया गया है जिसको हमने वेरीफाई करना है, चेक करना है, ये वाला फंक्शन अगर हम पुट करें इसमें बाय पुटिंग फंक्शन या अप्लाइंग फंक्शन, कौन सा फंक्शन हमने पुट करना है 20 और 10 जो गिवन फंक्शन जो हमें वो वेरीफाई करने के लिए दिया, ये इसमें x के तौर पे वैल्यू आती है, y के तौर पे आती है। अगर हम इसमें पुट करें 140 वाले में अगर हम पुट करें 140 - 8 x की जगह पे 20, ये वाले x की जगह पे 20 लिखा है, +2 y की जगह पे y की वैल्यू 10 लिखी है। अब ये दूसरी साइड पे इसमें y की रिस्पेक्ट से हमने जो किया है वो +2 x की जगह पे x की वैल्यू यहाँ पे 20 है, इसलिए ये 20 लिखें तो क्या आंसर आता है 140। इसमें इसकी वैल्यू पुट की है तो 140, 8 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो 80 × 0 8 2 × 16 160 प्लस 10 2 टाइम 20, और अगर ये इसी को सॉल्व करें तो 200 + 20 मल्टीप्लाई बाय 2 = 40। ये हमारे पास इस तरह से आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मज़ीद अगर हम इसको सॉल्व करें तो 140 - 160 140 + 20 हो जाएगा 160 -160, ये वाला 160 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पे, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है 200 + 40 आ जाएगा 240। अब हमारे पास इन दोनों को माइनस करें तो 0 आ जाएगा और ये 240 आ जाएगा। इस पॉइंट पे हमारे पास 0 और 240 हमारे पास आंसर आ रहा है, मतलब कि ये फंक्शन अब अभी भी ये 12 और 10 ये हमारे पास गिवन फंक्शन था, इसको वेरीफाई करना था। अभी पूरी की पूरी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई, तो हम लिखेंगे 2010 इज़ नॉट अ मैक्सिमम
प्रॉफिट फंक्शन। ये मैक्सिमम प्रॉफिट फंक्शन नहीं है क्योंकि मैंने आपको ऊपर ही बताया था, अगर इसमें तो ये 240 पॉजिटिव वैल्यू आ गई, एक बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। अगर हमारे डेरिवेटिव में ये दोनों फंक्शन अप्लाई करने से हमारे पास ज़ीरो आंसर आता तो हमारे पास ये मैक्सिमम प्रॉफिट फंक्शन होना था। ये मैक्सिमम प्रॉफिट फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में हमने पूरा पास्ट पेपर हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बुक से चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। आप प्रॉपर वहाँ से कॉन्सेप्ट सारे अगर सीखेंगे तो ये आपको छोटी छोटी जो बीच में चीज़ें ये सारे डेरिवेटिव लेना स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे सिखाया गया होगा चैप्टर में, तो ये आपके लिए आसानी होगी। सारे फार्मूलाज पहले से आप चैप्टर वाइज आप याद करेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी इंशाल्लाह।